दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम एक दिन की बादशाहत से जुड़े उसके उद्देश्य जानेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन की बादशाहत कहानी का उद्देश्य क्या है कि बच्चों पर अत्यधिक पाबंदी न लगाकर उन्हें उनके कर्तव्य के प्रति सचेत या जागरूक करना चाहिए। अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह ज़रूरी है। जब हमने बच्चों एक दिन की बादशाहत पढ़ी थी तो हमने देखा था ना कि किस तरीके से बच्चों की दादी माँ उनके पिता उन पे जो है कि काफ़ी पाबंदियाँ लगाते हैं। तो बच्चों पे हमें जो है ना पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। उनको उनके हमें कर्तव्यों के प्रति सचेत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ठीक है। अधिकारों की मांग के साथ साथ उन्हें जो है कि उनके कर्तव्यों का निर्वाह कराना भी ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वो खाली अधिकार ही मांग करते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं कि कहानी की बात में क्या है। प्रश्न 1, अब्बा ने क्या सोचकर कहानी की बात मान ली। ठीक है, अब्बा ने क्या सोचकर कहानी में जो है कि बच्चों की बात मान ली, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखे बच्चे कैसे क्या करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं भाई बच्चे क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़े के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने पर उन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने, अम्मी ने और दादी ने क्या क्या सोचा होगा। तो उत्तर में आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसे ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, जैसे हमने ऊपर उद्देश्य में आपको बताया। दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते, ठीक है। अब दादी तो दादी होती है। अब तुम्हारी बात में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे। तो भैया उत्तर में कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक काम करूँगा, अपनी सहेलियों को बुलाकर उनसे गप्पे मारूंगी, ठीक है। दूध और फल बिल्कुल नहीं लूँगी, रसोई में मनमानी चीज़ें बनवा कर खाऊंगी और नेट पर सर्फिंग करूंगी, ठीक है, यानी नेट चलाऊंगी। अब कहानी में क्वेश्चन है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार में उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। उत्तर में क्या है कि भाई मेरे विचार में आरिफ और सलीम को निम्न काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। अब निम्न क्या क्या है भैया, जब बिना शिकायत के उन्हें करना चाहिए था कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये तो आपको भी करना चाहिए, इसमें तो भैया कोई शिकायत है ही नहीं। घर में शांति के लिए रहने का, घर में शांति से रहने का काम उन्हें करना चाहिए, ठीक है। उधमबाजी हमेशा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने चाहिए, ठीक है, कभी कभी मार लो लेकिन हर समय ये अच्छा नहीं होता। कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम करना चाहिए, ठीक है। उन इससे वो अपने जीवन में धैर्य ला सकेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे विचार में उन्हें निम्न कामों के लिए मना करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपके विचार में कि उन्हें कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए, आरिफ और क्या नाम है, सलीम को। तो उन्हें किन कामों के लिए मना कर देना चाहिए कि बेकार के कपड़े पहनने से उन्हें मना कर देना चाहिए और मिर्ची के सालन खाने से भी उन्हें मना कर देना चाहिए। अब तरकीब, अब तरकीब में क्या है कि दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से निकलने की तरकीब सोचते रहे। वो दोनों, शरीफ और आलिम, घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे।
तुम्हारे विचार में वो कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे, कौन सी तरकीबों से उनकी इच्छा पूरी हुई होगी। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? तो उत्तर में देख लेते हैं कि घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए जिससे कि वह उन पर इतनी अधिक पाबंदियां न लगाएं। उन्होंने अब्बा से दस्तखत पेश की दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाए। तो यहाँ दरख्वास्त है, ठीक है। उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है। इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होगी। अब अधिकारों की बात करें तो आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? क्या तुम्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो आइए उत्तर देखते हैं। आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वह इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें अपनी मर्जी से चीज़ें करने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, उन्होंने अम्मी को निम्न अधिकार छीने होंगे। ठीक है, डांटने का अधिकार, मतलब उन्होंने कौन कौन से अधिकार छीने वहाँ पे ये बता रहे हैं। जैसे डांटने का अधिकार छीन लिया, अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार छीन लिया, ठीक है, और पाबंदी लगाने का भी अधिकार छीन लिया अम्मी से। अब बादशाहत में देखते हैं क्या भाई प्रश्न है कि बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो जो बादशाहत शब्द बादशाह से बना है, इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना, जनता की बिल्कुल ना सुनना। सेकंड, तुम्हारे विचार में इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन में सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं कि ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। वह घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की हुकूमत। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कहानी में उस दिन बच्चे को सारे बड़े वालों वाले काम करने पड़े थे। ठीक है, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था उस दिन। अब तरमाल क्या है भाई? तो तरमाल में देखते हैं क्या है भाई कि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। तो क्या है भाई कि कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया। कुछ चीज़ें के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, सुझाव। तो उत्तर में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया। हलवा पूरी मालपुआ आदि को तरमाल कहा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि जब ये हमें मिलता है तो हम दावत उड़ाते हैं। दाल चावल रोटी पॉपकॉर्न मूंगफली आदि तरमाल नहीं लगते भैया हमें। ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे। ठीक है, तो ये आपको स्वयं करना है इस वाले का। तो ठीक है, अब देखते हैं भैया मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि तुम्हें भी अपना कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो बता देना भैया, मुझे जो है कि स्पाइडरमैन की पोशाक बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे पहनने के बाद मैं अपने आप में एक सुपर हीरो का गर्व, सुपर हीरो जैसा महसूस करता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने अपना बताया है, अब आपको अपना बताना है। ठीक है, स्वयं करो।
क्वेश्चन नंबर भैया 2 देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है। पहनने की चीज़ें जैसे कुर्ता पैजामा, खाने की चीज़ें जैसे मतलब पहनने की चीज़ों में मुझे कुर्ता पैजामा अच्छा नहीं लगता। खाने की चीज़ों में रोटी दलिया हरी सब्जी अनानास मुझे अच्छा नहीं लगता। करने के काम में मुझे का कपड़े साफ करना जूते पॉलिश करना अच्छा नहीं लगता। खेल में मुझे पता कबड्डी और पतंगबाजी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये इसका भी उत्तर आपको खुद करना है। ठीक है, ये नहीं कि कॉपी कर लिया। अब हल्का भारी में क्या है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है। साड़ी का वजन बहुत ज़्यादा है। साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे। साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका उत्तर ये है, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। ख देख लेते हैं कि भाई भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है, तो उत्तर देख लेते हैं कि भारी साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई होने पर यह भारी लगने लगती है। ऐसी साड़ी महंगी भी होती है, अतः यह भारी का अर्थ महंगी और अत्यधिक कढ़ाईदार होने से है। ठीक है, अब भारी अटैची। अटैची में वजनदार सामान है जिससे वह भारी हो गई है, अतः यह भारी का अर्थ है वजनदार। ठीक है, अब भारी काम कोई काम जब बहुत बड़ा। ठीक है, भारी काम यानी कोई काम जब बहुत बड़ा होता है, मुश्किल और पेचीदा होता है, तब उसके पहले भारी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अतः यह भारी का अर्थ काम के बड़े मुश्किल और पेचीदा होने से है। ठीक है, अब भारी वर्षा। ठीक है, यानी कि वर्षा जब बहुत अधिक होती है तो उसके पहले प्राय हम भारी विशेषण लगाते हैं, अतः यह भारी का अर्थ अधिक से है। ठीक है, अब भारी की तरह, अब अगला क्वेश्चन है कि भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो उत्तर देखते हैं कि हल्का बदन या शरीर। तो इससे क्या होगा कि आज मैंने कम खाया है जिसके कारण बदन हल्का महसूस हो रहा है। आपको भी मतलब कि इसके अलग अलग अर्थ बताने हैं। हल्की बात, यानी मेरे सामने इतनी हल्की बात मत करो। हल्का काम, यानी जो काम तुम कर रहे हो वह बहुत हल्का है और कोई भी उसे कर लेगा। अब हल्का खाना, मेरी दादी हमेशा हल्का खाना खाती है। ठीक है, अब एक दिन की बात शायद कि हम कुछ वर्ड मीनिंग शब्द याद कर लेते हैं। जैसे किस्म। किस्म का मतलब होता है प्रकार, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग किस्म के पकवान। मुसीबत, मुसीबत का मतलब होता है समस्या तकलीफ। पाबंदी का मतलब होता है रोक, जो कि आरिफ और सलीम पर लगाई गई। तकरार का मतलब है झगड़ा और बहस। जब आरिफ और सलीम पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने तकरार किया, झगड़ा किया, बहस किया। ठीक है, उसके बाद तरकीब यानी उपाय। जब आरिफ के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने तकरार की, झगड़ा किया, बहस किया, मगर उससे जब कोई उपाय नहीं निकला तो उन्होंने जो है कि तरकीबें लगानी चालू कर दी, कोई ना कोई उपाय सोचना मतलब कि शुरू कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं खिदमत। तो खिदमत का मतलब होता है सेवा, किसी की खिदमत करना। अब दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त का मतलब होता है अर्जी देना या आवेदन करना। ठीक है, उधम मचाना यानी शोर मचाना। इकरार का मतलब मान लेना, कबूल कर लेना। झापड़। झापड़ का मतलब होता है कि हाँ सॉरी, झापड़ रसीद करना का मतलब होता है थप्पड़ मारना। बेबस का मतलब होता है लाचार। गुसल खाना का मतलब होता है स्नानघर। गत का मतलब होता है दशा, मतलब कि तुमने ये देखो इसने कैसी गत बना ली है। ठीक है, अपनी गंदे कपड़े कर लिए। फौरन का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र। तुनक कर यानी गुस्से में, दादी तुनक कर बोली। ठीक है,
खूट का खून का चूंट पी कर रह जाना यानी गुस्सा दबा लेना। ठीक है। उसके बाद इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। उसके बाद लपके, लपके का मतलब आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद जैसे कि हम कोई खाना दिखता है ना, तो खाने क्या करते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ के उस पर लपक लेते हैं। फिर निहायत का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है। हुक्म का मतलब होता है आदेश। और हर्ज का मतलब होता है नुकसान या घाटा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक दिन की बादशाहत का उद्देश्य, पाठ का प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग भी कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है। और पढ़ते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।